कल हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे, रैट ट्रैप, द रैट ट्रैप, फ्लेमिंगो बुक से। और इसके राइटर थे सेल्मा लेज़रलॉफ। जैसा कि कल मैंने बताया था, कल हमने क्या पढ़ा कि एक रैट ट्रैप सेलर है। बेसिकली जो रैट ट्रैप सेलर है वो एक वेगाबॉन्ड है। वेगाबॉन्ड का मतलब क्या कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका अपना खुद का कोई घर नहीं होता है और वो बंजारों की तरह इधर उधर घूमता रहता है। ठीक है, तो वो वेगाबॉन्ड है और उसके पास खुद का अपना कोई घर नहीं है और अपने लाइवलीहुड के लिए वो ये रैट ट्रैप्स बनाता है और उसको सेल करता है। और रैट ट्रैप्स बनाने के लिए उसको मटेरियल्स कहाँ से मिलता है? तो मटेरियल्स को इकट्ठा करने के लिए या परचेज करने के लिए वो छोटे मोटे दुकानों से या बड़े बड़े जो फर्म्स हैं उनसे वो भीख मांगता है और उससे जो भी पैसा इकट्ठा होता है उसकी मदद से वो क्या करता है, रैट ट्रैप्स बनाता है और उसको सेल करता है। लेकिन उस रैट ट्रैप बना के सेल करने से उसको इतनी आमदनी नहीं होती है कि उसका खर्चा जो है अच्छे से चल सके, इसलिए वो छोटी मोटी चोरियां भी करता है। ठीक है, तो ऐसे ही एक दिन अपने ख्यालों में वो खोया रहता है और कहीं जा रहा होता है, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, एक बात उसके दिमाग में आती है। वो ये सोचता है कि जिस तरीके से ये जो रैट ट्रैप है चूहों को फंसा लेता है, ठीक वैसे ही ये दुनिया भी एक रैट ट्रैप की तरह है। ठीक है, इसमें जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो बिल्कुल वो बेट की तरह हैं। बेट का मतलब जैसे हम रैट ट्रैप के अंदर, चूहेदानी के अंदर कोई चीज रख देते हैं और चूहा उससे अट्रैक्ट होता है, उसको खाने के लिए अंदर आता है और फिर चूहेदानी का दरवाजा बंद हो जाता है और चूहा अंदर फंस के रह जाता है। ठीक वैसे ही इस दुनिया में जो भी ये मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो बिल्कुल वैसे ही उस बेट की तरह हैं, जो कि तो वैसे ही जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो एक बेट की तरह हैं, वो हमें लालच देती हैं और उसके चक्कर में हम पड़ जाते हैं और फिर बिल्कुल वैसे ही रैट ट्रैप में हम भी फंस जाते हैं। तो ये आइडिया उसके दिमाग में चल रहा होता है और ऐसे ही वो एक दिन सड़क पे चल रहा होता है और अचानक से उसको एक झोपड़ी दिखाई देती है। फिर उस झोपड़ी में वो जाता है, दिन भर का थका हारा रहता है और वो चाहता है कि झोपड़ी के अंदर ही रात बिताई जाए। दरवाजे पे जाके नॉक करता है और जो वहां का ओनर होता है, एक बूढ़ा सा व्यक्ति होता है, वो उसको अंदर बुलाता है, उसको वेलकम करता है। अब चूंकि जो ओनर है वो भी अकेला है, उसकी अपनी कोई फैमिली नहीं है, तो वो भी एक कंपेनियन ढूंढ रहा होता है जिसके साथ वो अपने टाइम को स्पेंड कर सके, उससे बातचीत कर सके या अपने आप को इंटरटेन कर सके। तो इसलिए वो रैट ट्रैप को वेलकम करता है और उसको खाने को ऑफर करता है और वो लोग फिर टोबैको अपने जो भी क्या होता है उसको हम बोलते हैं चीलम, उसमें भरते हैं और उसका कस लगाते हैं। उसके बाद फिर वो सो जाते हैं खाने के बाद। हाँ, इसके बीच जो ओनर है वो अपने बारे में उसको बताता है कि किस तरीके से वो रामजोस आयरन फील्ड में काम करता था जब वो यंग था और वो कुछ एग्रीकल्चरल वर्क भी करता था। लेकिन अब चूंकि वो बूढ़ा हो गया है तो उसके लाइवलीहुड में उसकी जो गाय है वो उसकी मदद करती है और गाय बहुत ज्यादा दूध देती है। वो बताता है कि पिछले महीने उसको 30 क्रोनोर्स की इनकम हुई थी। उसके बाद फिर वो लोग कार्ड्स खेलते हैं, जिसको कि स्वीडन में जॉलिस के नाम से जाना जाता है। कार्ड का एक गेम है जिसको कि जॉलिस के नाम से स्वीडन में जानते हैं। तो जो ओल्ड मैन है, जो ओनर है उस हट का, उस कॉटेज का, वो बहुत ही सीधा साधा आदमी है, बहुत ही जेनरस किस्म का आदमी है और अपनी सारी की सारी कॉन्फिडेंशियल चीजें उस स्ट्रेंजर से, उस रैट ट्रैप सेलर को बता देता है। उसके बाद फिर क्या होता है अब हम आगे देखेंगे, क्योंकि हम कल जो है बस इतना ही पढ़े थे। The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out three wrinkled
kroner bills. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly and then stuffed them back into the pouch. तो वो खिड़की के पास जाता है, खिड़की के पास एक खूंटी में एक पाउच टंगा हुआ है, उसमें 30 क्रोनोर्स की नोट्स हैं, 10-10 क्रोनोर के 3 नोट्स हैं जो बूढ़े तोड़े अवस्था में उसने पैक करके रखा हुआ है, और उसे निकालता है और रैट ट्रैप को ले आके दिखाता है, और फिर वापस दिखाने के बाद वापस उसी पाउच में रख के टांग देता है। वो ऐसा इसलिए करता है कि रैट ट्रैप को विश्वास हो जाए, क्योंकि जब जो ओल्ड मैन है वो जब बताता है कि उसको पिछले महीने 30 क्रोनोर्स की इनकम हुई है, तो जो रैट ट्रैप सेलर है उसको विश्वास नहीं होता है, तो उसको विश्वास दिलाने के लिए वो फिजिकली उन नोट्स को दिखाता है। तो ये काफी सीधा साधा आदमी है, सीधा साधा व्यक्ति है, जो कि किसी पे भी बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है। नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन. द क्रॉफ्टर वाज इन a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the keys in his pocket. The man and the rat trap said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. अगले दिन दोनों के दोनों जो है बहुत ही अच्छे मूड में अपने बिस्तर से उठते हैं, नींद से जागते हैं। जो क्राफ्टर है यानी कि जो ओल्ड मैन है वो गाय का दूध निकालने की जल्दीबाजी में है, और जो दूसरा आदमी है यानी कि जो स्ट्रेंजर है जिसको कि हम रैट ट्रैप सेलर बोल रहे हैं, वो ये सोचता है कि मुझे ओनर के उठने से पहले ही उठ जाना चाहिए। तो दोनों के दोनों लगभग एक ही टाइम कॉटेज से बाहर निकलते हैं। क्राफ्टर क्या करता है, अपने कॉटेज का दरवाजा लॉक कर देता है और रैट ट्रैप जो है क्राफ्टर को गुड बाय बोल के वहां से चला जाता है। दोनों ही जो है अपने अपने रास्ते या अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। But half an hour later, the rat trap peddler stood again before the door. He did not try to get in, however. He only went up to the window, smashed a pen stuck in his hand and got hold of the pouch with the 30 kroner. अब ये जो रैट ट्रैप सेलर है इसके दिमाग में जो है बेईमानी घुस गई रहती है। ये रात में ही प्लान कर लिया होता है कि ये जो 30 क्रोनोर इसने कमाए हैं और विंडो के पास टांग के रखा है इसको मैं चुराऊंगा। तो सुबह दोनों निकल जाते हैं। फिर आधे घंटे के बाद जो रैट ट्रैप सेलर है वो वापस आता है। रैट ट्रैप सेलर वापस आता है लेकिन दरवाजे पे नॉक नहीं करता है और अंदर जाने की कोशिश नहीं करता है। वो उस विंडो के पास जाता है और विंडो के पैन को अपने हाथ से स्टक करके तोड़ देता है। फिर अंदर हाथ डाल के 30 क्रोनोर का जो पाउच है उसको बाहर निकालता है, उसमें से जो पैसे हैं उसको बाहर निकाल के वापस उस पाउच को बड़ी सावधानी से टांग देता है। उसके बाद उसको लेके फिर वो वहां से वापस चला जाता है। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. अब ये काम करके, ये चोरी करके वो बहुत खुश है और उसे लग रहा है कि वो बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही स्मार्टली उसने पैसे को चुरा लिया है। और तभी उसको रियलाइज होता है कि उसको हाईवे पे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उसे ये डर सताता है कि जो क्रॉफ्टर है, जो ओल्ड मैन है, कहीं पुलिस को बुला देगा तो वो पकड़ा जाएगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो जंगल से होता हुआ जाएगा। वुड्स का मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट। तो वो ये डिसाइड करता है कि वो जंगल से होते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉस्ट हिम नो डिफिकल्टी, मतलब कुछ घंटों के लिए उसे कोई परेशानी नहीं होती है जंगल में चलते समय। But later in the day it became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. लेकिन आगे उसको तमाम परेशानियां दिखाई देने लग जाती हैं। स्थिति जो है बहुत ज्यादा वर्ष हो जाती है, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है ये बहुत डेंस है और
बहुत ही कंफ्यूजिंग है, रास्ता जो है उसे समझ में नहीं आता। He tried to be sure to walk in a definite direction, but the path twisted back and forth so strangely. अब जब वो ट्रेवल कर रहा होता है, चल रहा होता है जंगल के रास्ते से, तो उसे से महसूस होता है कि जो रास्ता है वो काफी ज्यादा ट्विस्टेड फॉर्म में है, इधर उधर मुड़ा हुआ है, कभी किसी दूसरे डायरेक्शन में जाता है, फिर डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और बहुत ही स्ट्रेंज वे में वो जहां से चला होता है फिर वही वापस चल के वापस आ जाता है। तो उसे ऐसा महसूस होता है कि जिस पोर्शन में वो चल रहा है, जंगल के जिस पार्ट में वो चल रहा है, बस उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, एक ही जगह वो गोल गोल घूम रहा है। He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. तब उसको रियलाइज होता है कि वो सेम फॉरेस्ट के पार्ट में जो है वो ट्रेवल कर रहा है, वहां से वो निकल ही नहीं पा रहा है। All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. Now his own turn had come. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. The whole forest, with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. अब देखो, अब जैसा वो रियलाइज किया था, जैसा उसको आइडिया आया था, थॉट आया था कि पूरी की पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप की तरह है, और जो लोग भी उसको परेशान करते हैं या उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं वो भी इस रैट ट्रैप में जैसे चूहे फंस जाते हैं वो भी फंस चुके हैं। तो इस थॉट से वो बहुत खुश होता है। इस तरीके के विचारों को बार बार दिमाग में लाना, इस तरीके के सोच रखना इस रैट ट्रैप सेलर का एक फेवरेट पास टाइम होता है। ठीक है, इस तरीके की सोच दिमाग में लाके वो अपने टाइम को पास करता है, बहुत अच्छा लगता है उसको। लेकिन अभी क्या होता है, खुद के साथ यही घटना घट जाती है। अब वो खुद एक रैट ट्रैप में फंस चुका है, और इस रैट ट्रैप का बेट क्या है, वो 30 क्रॉनर। वो जो 30 क्रॉनर है वो उसके लिए रैट ट्रैप उसके लिए बेट बन जाता है रैट ट्रैप। नहीं उसको लालच आया रहता वो 30 क्रॉनर को चुराने का, नहीं वो जंगल के रास्ते आया होता, और ना ही वो जंगल में फंसा होता। तो इस तरीके से अब वो फंस चुका है। तो अब वो खुद जो है एक रैट ट्रैप में फंस चुका है। अब उसे कहीं से भी निकलने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। अब वो हताश निराश होके बैठा हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि वो एक जंगल में फंस चुका है। It was late in December. Darkness was already descending over the forest. This increased the danger and increased also his gloom and despair. Finally, he saw no way out, and he sank down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had come. But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping. There was no doubt as to what that was. He raised himself. Those are the hammer strokes from an iron mill, he thought. There must be people nearby. He summoned all his strength, got up, and staggered in the direction of the sound. अब दिसंबर का महीना है, और दिसंबर के महीने में चूंकि जाड़े का सीजन होता है, ठंडी का सीजन होता है, और अंधेरा जल्दी से होने लग जाता है। तो जंगल, अब चूंकि जंगल का एरिया है, जंगल में तो अंधेरा और जल्दी हो जाएगा। इस वजह से अब खतरा जो है और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और इधर जो रैट ट्रैप सेलर है वो बहुत ज्यादा थक चुका है, और उसका जो दुख है, उसके चेहरे पे जो उदासी है वो बढ़ती जा रही है, और उसे अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। अब वो जमीन पे बैठ जाता है। वो इतना ज्यादा थक चुका है कि ऐसा लग रहा है कि अब उसकी डेथ हो जाएगी, और उसे महसूस होता है कि अब उसका आखिरी समय आ चुका है। But just as he laid his head on the ground, he heard a sound. और जैसे ही अपना सिर वो धरती की तरफ, जमीन की तरफ नीचे करता है, उसको एक आवाज सुनाई देती है। आवाज कैसी है? रेगुलर थंपिंग की आवाज है, यानी कि किसी भारी चीज को बार बार पटका जा रहा है, और पटकने से जैसी आवाज निकलती है, बिल्कुल वैसी ही आवाज उसे बार बार सुनाई देती है। उसे डाउट होता है, और
अपना सिर ऊंचा करके वो उस आवाज को पहचानने की कोशिश करता है। उसे रियलाइज होता है कि ये हथौड़े को जब बार बार किसी हार्ड सरफेस पे पीटा जाता है तो जैसी आवाज निकलती है बिल्कुल वैसी ही आवाज सुनाई दे रही है, और उसे ये क्लियरली समझ में आता है कि जरूर कहीं ना कहीं पास में आयरन मिल है जहां से इस तरीके की आवाजें आ रही हैं। तो स्वीडन, ये कहानी जो है, ये जिस जगह, जिस प्लेस को ध्यान में रखते हुए इस कहानी को लिखा गया है या राइटर ने इस कहानी को लिखा है, वो जगह स्वीडन में है कहीं। स्वीडन में बहुत सारे आयरन मिल्स हैं, आयरन फील्ड्स हैं इनफैक्ट, और जब बहुत सारे आयरन फील्ड्स हैं तो आयरन मिल्स भी होंगे। तो ऐसे ही जंगल के पास एक आयरन मिल है जहां से ये आवाज लगातार रैट ट्रैप सेलर को सुनाई दे रही है। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, वो सोचता है कि जरूर आसपास लोग होंगे। अपनी सारी की सारी ताकत को वो इकट्ठा करता है, खड़ा होता है, और एक कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड के साथ वो आवाज जिधर से आ रही होती है उसी डायरेक्शन में चल पड़ता है। The Ramjas Iron Work, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mills, and forge. In the summertime, long lines of heavy loaded barges and scows slid down the canal, which led to a large inland lake. And in the winter time, the roads near the mill were black from all the coal dust, which sifted down from the big charcoal crates. अब ये जो आयरन मिल है बेसिकली ये रामजस आयरन फील्ड में है। जिस आयरन मिल में वो कॉटेज का ओनर काम करता था, ठीक ये वही आयरन फील्ड है जहां से आवाजें लगातार आ रही है। तो क्या कह रहा है कि ये बहुत पहले ही बंद हो चुकी है, नॉट सो लॉन्ग अगो, लेकिन बहुत ज्यादा समय भी नहीं हुआ। बहुत बड़ा प्लांट था ये कभी, इसमें स्मेल्टर्स होते थे, रोलिंग मिल्स थे, फॉर्ज था। स्मेल्टर क्या होता है? स्मेल्टर एक तरीके का जो है एक इक्विपमेंट होता है, या आप कह सकते हैं फर्नेस टाइप का कुछ होता है, जिसमें कि मेटल्स को गलाया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली जो भी यहाँ पर टर्म्स दिए हुए हैं, मेल्टर्स, रोलिंग मिल्स और फॉर्ज, ये मेटलर्जी से रिलेटेड है। मेटलर्जी का मतलब, मेटलर्जी एक साइंस होती है मेटल से रिलेटेड। मेटल्स को किस तरीके से रिफाइन किया जाता है और उसका किस तरीके से यूज, मतलब डिफरेंट यूज कैसे कैसे किया जाता है, इससे रिलेटेड जो भी स्टडीज होती हैं मेटलर्जी में करते हैं। तो ये सारे के सारे टर्म्स उसी से रिलेटेड हैं। रोलिंग मिल्स हो गया, फॉर्ज हो गया, स्मेल्टर हो गया, तो ये सारी चीजें जो है उस आयरन फील्ड में मौजूद थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और बाकी जो है हम कल पढ़ेंगे इस स्टोरी में। स्टोरी काफी लंबी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आगे के पैराग्राफ्स जो है आप पढ़िएगा घर में, और जो मैंने पढ़ा दिया उसको भी पढ़िएगा।